नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका अपना शिक्षक झा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ये टॉपिक को कभी भूल नहीं पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि ऐसे आसान ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि ज्योग्राफी आपको बोरिंग नहीं बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो वीडियो को बीच में स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं जियोग्राफी क्या होता है। ध्यान से सोचो, हम जिस धरती पर रहते हैं उस पर क्या क्या चीजें हैं। सर, जैसे पहाड़, समुंदर, जंगल और लोग भी। बिल्कुल सही। इन सभी चीजों का, जैसे पहाड़, नदी, जंगल और इंसान की एक्टिविटीज, जब हम स्टडी करते हैं उसे ही जियोग्राफी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, धरती और उस पर होने वाली सभी चीजों का स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं। ओह, मतलब सर ज्योग्राफी सिर्फ मैप नहीं होता, पूरी दुनिया का स्टडी होता है। एग्जैक्टली, तुम बहुत अच्छा समझ रही हो। थैंक यू सर। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जियोग्राफी शब्द आया कहां से? ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना है। जियो मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफो मतलब डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। सर, मतलब ज्योग्राफी का मतलब हुआ अर्थ का डिस्क्रिप्शन, वर्णन। बिल्कुल करेक्ट, 100%। इसलिए जियोग्राफी का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। वाह सर, ये तो याद रखना इजी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम इराटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का यूज किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। सर, मतलब ये ज्योग्राफी के पापा हैं। हाँ, तुम ऐसे याद रख सकती हो। दूसरा, हेकाटियस। इन्होंने एक किताब लिखी, गेस पीरियोडोस, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया। तीसरा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें मॉडर्न जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। सर, इतने सारे फादर्स, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सिंपल ट्रिक याद रखो, पहला यूज इराटोस्थनीज, मॉडर्न हम्बोल्ट। अच्छा। अब आते हैं एक थोड़े कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक पर। इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सर, ये थोड़ा टफ लग रहा है। टेंशन मत लो, इजी बना देता हूं। पहले इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर धीरे धीरे ये प्लेट मूव हुई और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। सर, फिर क्या हुआ? इसी टकराव से हिमालयन माउंटेन्स बने। याद रखने की ट्रिक, टकराव हिमालय। वाह सर, अब तो कभी नहीं भूलूंगी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा? हाँ सर, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। देखो, भारत नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा और इसका मेंशन पुराणों में मिलता है। इंडिया के कुछ और नाम भी हैं, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश के दो ऑफिशियल नेम्स हैं, इंडिया और भारत। सर, मतलब एक कंट्री के दो नाम? हाँ, और दोनों ही ऑफिशियल हैं। चलो, अब डायरेक्शंस को समझते हैं। सोचो, तुम खड़ी हो, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, राइट ईस्ट यानी पूरब, लेफ्ट वेस्ट यानी पश्चिम। सर, ये तो इजी है। अब इनके बीच की डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। सर, अब मुझे पूरा कंपास समझ आ गया। अब हम पृथ्वी का स्थलीय और जलीय विभाजन पढ़ेंगे। सर, ये ग्लोब और मैप का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी बना देते हैं। ये बताओ, सबसे पहले वर्ल्ड ग्लोब का निर्माण किसने किया था? मुझे नहीं मालूम कौन था वो। वर्ल्ड का पहला ग्लोब मार्टिन बेहेम ने बनाया था। ओह, मतलब ग्लोब एक मॉडल है पृथ्वी का। बिल्कुल, ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा 3D मॉडल होता है। सर, इंडिया का फर्स्ट मैप किसने बनाया था? बहुत अच्छा सवाल। इंडिया का पहला मैप एनविल ने 1752 में बनाया था। और वर्ल्ड मैप पर इंडिया को सबसे पहले किसने दिखाया? वो काम टॉलेमी ने किया था। सर, ये सब याद कैसे रखें? सिंपल ट्रिक, बेहेम, मार्टिन बेहेम ने ग्लोब, एनविल इंडिया मैप, टॉलेमी इक्वल्स वर्ल्ड मैप पर इंडिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, पृथ्वी का विभाजन। सर, यही पार्ट सबसे हार्ड लगता है। चलो इजी बना देते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और 29% हिस्सा लैंड स्थलीय भाग है। ओह, मतलब ज्यादा हिस्सा वाटर है। बिल्कुल, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह भी कहते हैं।
अब बात करते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स की। सर कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उनका ऑर्डर भी याद करना पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, एरिया के हिसाब से घटते क्रम। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। सर एंटार्क्टिका में लोग रहते हैं? नहीं, वहाँ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ साइंटिस्ट्स रिसर्च करते हैं, इसलिए अंटार्कटिका को साइंस को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। सर इंडिया का भी वहाँ कोई सेंटर है? हाँ बिल्कुल, इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशंस हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वाओ, इंडिया भी रिसर्च करता है वहाँ? बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब बात करते हैं वाटर पार्ट की। सर ये 71% वाटर है, इसमें क्या क्या आता है? गुड क्वेश्चन। 97% वाटर ओशंस में होता है, सिर्फ 3% वाटर बाकी सोर्सेज में होता है। कौन से सोर्सेज सर? ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर। सर मतलब जो पानी हम यूज करते हैं वो सिर्फ 3% में से आता है? बिल्कुल, इसीलिए पानी बहुत प्रेशियस है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस सर, मैं भी इसका ध्यान रखूंगी। अब आओ हम लोग महासागर के बारे में जानते हैं। महासागर क्या होते हैं? जब धरती के बहुत बड़े जलीय हिस्सा को हम देखते हैं उसे ही महासागर यानी ओशन कहते हैं। अर्थ का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी का बड़ा पार्ट ओशंस हैं। सर क्या ओशंस की कोई फिक्स्ड संख्या होती है? हाँ बिल्कुल, टोटल 5 महासागर होते हैं। ध्यान से सुनो ये 5 महासागर कौन कौन हैं और याद रखो। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक, अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक, हिंद महासागर यानी इंडियन, अंटार्कटिक महासागर यानी सदर्न, आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर 46% वाटर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सर ये तो याद हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। इंडिया एशिया के साउथ में और हिंद महासागर के ऊपर स्थित है। सर हिंद महासागर नाम क्यों रखा गया? ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान पर पड़ा है। वाओ सर, ये तो एग्जाम में पक्का आएगा। हाँ, अब आते हैं कटिबंध यानी जोन्स पर। ये टेम्परेचर के बेसिस पर धरती का डिवीजन है। सर सिंपल लैंग्वेज में समझाइए ना। ओके, धरती को 3 टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, यह इक्वेटर यानी 0 डिग्री से कर्क रेखा तथा 0 डिग्री से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब इंडिया भी इसमें आता है? हाँ, कर्क रेखा के साउथ वाले इंडियन स्टेट्स उष्ण कटिबंध में आते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच। क्लाइमेट मॉडरेट होता है। शीत कटिबंध आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स। सर ये ज्यादा स्पीड हो गया, हल्का धीरे पढ़ाइए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझते हैं। सर ये थोड़ा हार्ड है क्या? टेंशन मत लो, इजी बना देते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल लाइन होता है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री के पैरेलल होता है। ट्रिक पड़ी यानी अक्षांश, खड़ी यानी देशांतर। जी सर, अब तो क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी भारत दुनिया के मैप में एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। सर मतलब हम ये जानेंगे कि भारत ग्लोब पर किस जगह आता है? बिल्कुल, और इससे तुम्हें ये भी समझ आएगा कि भारत का क्लाइमेट, टाइम और लोकेशन कैसे डिसाइड होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब है कि भारत इक्वेटर के ऊपर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। सर ये नॉर्थ का क्या मतलब होता है? नॉर्थ का मतलब है भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा। जैसे अगर तुम ग्लोब देखो, बीच में एक लाइन होती है, वही इक्वेटर है। सोचो तुम सीधी लाइन में खड़ी हो, बीच वाली लाइन इक्वेटर है। उसके ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे जाओगे तो साउथ। ओ मतलब भारत पूरा का पूरा इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार की। भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। सर ये ईस्ट क्या होता है? ईस्ट का मतलब है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच लाइन के राइट साइड वाला हिस्सा। इसलिए भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो एक लाइन में याद रखो,
भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों में स्थित है। सर अब ये क्लियर हो गया, इंडिया ऊपर भी है और राइट साइड में भी। हाँ, भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री है। सर इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इससे भारत के क्लाइमेट और दिन रात के अंतर पर असर पड़ता है। पूरी अर्थ को हम डिवाइड करते हैं 179 लैटिट्यूड लाइंस और 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस पे। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। सर मतलब अर्थ को बिल्कुल ग्राफ की तरह डिवाइड किया गया है। एग्जैक्टली, इसी से लोकेशन फाइंड होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स। नॉर्थ में इंदिरा कॉल लद्दाख, साउथ में इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार, मेनलैंड साउथ में कन्याकुमारी, ईस्ट में किबिथु अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुहार मोती गुजरात। गजात सर, ये तो मैप पर लोकेट करना बड़ा मजेदार होगा। सोचो, अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है और गुजरात में सबसे बाद में। ओह, इसलिए टाइम का डिफरेंस फील होता है। बिल्कुल, इसी वजह से इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। ओके सर, समझ आ गया। बच्चों, अब कर्क रेखा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल शब्दों में 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर जो इमेजिनरी लाइन है उसे ही कर्क रेखा कहते हैं। सर ये इमेजिनरी लाइन मतलब क्या ये सच में दिखाई देती है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं बेटा, ये लाइन दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ मैप और ग्लोब पर बनाई जाती है ताकि हम लोकेशन समझ सकें। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, इसलिए ये भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ओह, मतलब ये एक तरह से डिवाइडिंग लाइन हो गई। बिल्कुल, और इसी वजह से क्लाइमेट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे? इसके लिए एक मस्त ट्रिक है गरम छाछ पी त्रिमी। गरम मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छाछ मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, पी मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिमी मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। वाह सर, अब तो इजी हो गया याद रखना। हाँ, अब देखते हैं कर्क रेखा के नॉर्थ और साउथ में कौन से स्टेट्स आते हैं। नॉर्थ में 12 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। सर इसका कोई इजी लॉजिक है समझने का? हाँ, सिंपल सोचो, कर्क रेखा के ऊपर वाले स्टेट्स थोड़े ठंडे या मॉडरेट क्लाइमेट वाले होते हैं और नीचे वाले ज्यादा गर्म क्लाइमेट वाले। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरती है। ओह सर, ये भी इमेजिनरी होती है क्या? बिल्कुल, ये भी इमेजिनरी लाइन है। इसका काम है दुनिया में डेट यानी तारीख को मैनेज करना। सोचो, अगर ये लाइन न होती तो एक ही जगह पर अलग अलग डेट हो जाती। इसलिए इसे ज्यादातर पानी के ऊपर बनाया गया है ताकि कंट्रीज डिस्टर्ब ना हो। ओह, इसलिए जिगजैग भी होती है क्या? एग्जैक्टली, ये कुछ जगहों पर मुड़ती है ताकि एक ही कंट्री 2 अलग डेट्स में ना बट जाए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप 180 डिग्री लाइन से ईस्ट यानी पूर्व की तरफ जाते हो तो एक दिन घट जाता है, और अगर वेस्ट जाते हो तो एक दिन बढ़ता है। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर आज मंडे है और तुम वेस्ट जाते हो तो ट्यूसडे हो जाएगा, और अगर ईस्ट जाते हो तो संडे हो जाएगा। ओह सर, ये तो मैजिक जैसा है। ज्योग्राफी ही रियल मैजिक है। लास्ट पॉइंट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कि वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम कम होता है, ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ता है। सर अब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। याद रखो, ज्योग्राफी रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। सर अब तो मजा आने लगा है पढ़ाई में। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आती, जब अर्थ गोल है तो हर जगह का टाइम अलग होना चाहिए ना, फिर पूरे इंडिया में एक ही टाइम कैसे चलता है? बहुत बढ़िया सवाल। सच में, अगर हर जगह का लोकल टाइम यूज करें तो हर सिटी का टाइम अलग होगा। ओह, मतलब पटना का टाइम और दिल्ली का टाइम अलग हो सकता है? बिल्कुल, इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ही मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। देखो, किसी भी देश के बीच से एक इमेजिनरी लाइन देशांतर रेखा पास होती है, उस लाइन के टाइम को ही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। मतलब एक फिक्स्ड लाइन का टाइम सब फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, इसी से पूरे देश में सेम टाइम मेंटेन होता है।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरी दुनिया का टाइम किससे स्टार्ट होता है? पता नहीं सर। 0 डिग्री देशांतर रेखा से। इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ओह, तो सब देश इसी के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही। सर, इंडिया का टाइम 5.5 घंटा आगे क्यों होता है? क्योंकि इंडिया 0 डिग्री से ईस्ट साइड यानी पूर्वी देशांतर में है और ईस्ट साइड में जाने पर टाइम आगे बढ़ता है। अच्छा, इसलिए इंडिया फ्यूचर में चल रहा होता है। हाँ, थोड़ा सा फ्यूचर में। इंडिया ने अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन चूज की है, देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सर, ये फाइनल लाइन है जिसका टाइम इंडिया फॉलो करता है? बिल्कुल, इस लाइन पर जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया का टाइम होता है। सर, ये 5.5 घंटा कैसे कैलकुलेट हुआ? सिंपल मैथ, देखो 1 डिग्री इक्वल्स 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 इक्वल्स 82 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 4 इक्वल्स 328 प्लस 2 इक्वल्स 330 मिनट। 330 मिनट? कन्वर्ट करो, 330 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स 5 आवर 30 मिनट। वाओ, अब समझ आया। ये लाइन 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सर, इतना सब याद कैसे रहेगा? इजी ट्रिक, MOUCA। ओ, MP, O उड़ीसा, U यूपी, C छत्तीसगढ़, A आंध्र प्रदेश। एक इंटरेस्टिंग बात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री दोनों गुजरती हैं। सीरियसली सर? हाँ, और ये दोनों लाइंस छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट भी करती हैं। सर, एक और डाउट, क्या इंडिया के अंदर भी टाइम डिफरेंस होता है? हाँ, अगर लोकल टाइम देखो तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। मतलब अरुणाचल में जल्दी सुबह हो जाती है? बिल्कुल, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के आसपास के समुद्रों के बारे में। भारत के साउथ वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल स्थित है। सर, मतलब भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है? बिल्कुल, इसी वजह से भारत को एक पेनिनसुला या प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक बहुत ही खास बात होती है। यहाँ अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल तीनों मिलते हैं। वाओ सर, क्या वहाँ पानी अलग अलग दिखता है? हाँ, कई बार रंगों में हल्का अंतर भी दिखता है। ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्थित हैं और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलते हैं। सर, दोनों आइलैंड्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा सवाल। अंडमान निकोबार थोड़े बड़े और जंगल वाले हैं, लक्षद्वीप छोटे और कोरल यानी प्रवाल आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट के बीच का पानी लक्षद्वीप सी, दमन और दीव के पास खंबात की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। सर, इतने सारे नाम याद कैसे रखें? मैप देखकर बार बार प्रैक्टिस करो, सब याद हो जाएगा। भारत के 9 स्टेट्स समुद्री सीमा बनाते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ओह सर, सभी स्टेट समुद्र से नहीं लगते? नहीं, टोटल 28 में से सिर्फ 9 ही कोस्टल स्टेट्स हैं। अरेबियन सी से लगने वाले 5 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बे ऑफ बंगाल से लगने वाले 4 स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सर, अब क्लियर हो गया, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात 1600 किलोमीटर, सबसे छोटी गोवा 101 किलोमीटर। ईस्ट कोस्ट पर सबसे लंबी आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी वेस्ट बंगाल। सर, गुजरात इतना बड़ा कोस्टल स्टेट है? हाँ, अब लैंड बॉर्डर की बात करें। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। सर, क्या ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रखो। मेनलैंड कोस्टल लेंथ 6100 किलोमीटर्स, टोटल लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर्स, टोटल कोस्ट लाइन आइलैंड्स के साथ 7,516 किलोमीटर्स, टोटल बाउंड्री लैंड प्लस सी 22,716 किलोमीटर्स। डिट्टो सर, इतने सारे नंबर्स। इन्हें छोटे नोट्स में लिखकर रिवाइज करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैरीटाइम जोन्स। बेस लाइन, कोस्ट की टेढ़ी मेढ़ी लाइन को सीधा जोड़ने वाली लाइन। टेरिटोरियल वाटर्स यानी प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल माइल्स। कॉन्टिग्यूअस जोन यानी संलग्न क्षेत्रमंडल 24 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य क्षेत्रमंडल 200 नॉटिकल माइल्स। सर, EEZ का क्या मतलब है?
इस एरिया में भारत को रिसोर्सेज जैसे मछली, ऑयल, गैस यूज करने का अधिकार होता है। थैंक यू सर, अब ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगने लगा है। अब हम समझेंगे भारत के द्वीप, प्रायद्वीप, तट और जल संधि। ये सब ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, ये नाम तो मैंने सुना है, पर ऑनेस्टली मुझे कंफ्यूज हो जाता है, कौन क्या होता है। कोई बात नहीं, आज इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। सबसे पहले समझते हैं द्वीप क्या होता है। जो भूभाग चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। मतलब सर, एक छोटा सा लैंड जो वाटर के बीच में हो? बिल्कुल सही। जैसे तुम एक लेक के बीच में खड़ी हो, चारों तरफ पानी ही पानी। ओह, अब समझ आया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसका कंट्रोल यूरोप के डेनमार्क के पास है। सर, एक जगह किसी और कॉन्टिनेंट में और कंट्रोल किसी और का, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंडिया में भी द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंडिया में बस 2 ही द्वीप हैं सर। हाँ, अब आते हैं प्रायद्वीप पर। जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सर, मतलब पूरा पानी से नहीं घिरा, थोड़ा वन साइड कनेक्टेड होता है। एग्जैक्टली। नाइस, ये तो इजी हो गया। इंडिया खुद एक प्रायद्वीप है, क्योंकि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन। ओह, मतलब पूरा इंडिया पानी से घिरा है 3 साइड से। हाँ, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरेबियन प्रायद्वीप। अब बात करते हैं तट यानी कोस्ट की। जहां लैंड और सी मिलते हैं उसे ही तट कहते हैं। सर, मतलब बीच एरिया? बिल्कुल। इंडिया के 2 मेन तट हैं, ईस्ट कोस्ट जिसे कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है और वेस्ट कोस्ट जिसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। सर, क्या ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को और डिटेल में पढ़ सकते हैं? हाँ, वेस्ट कोस्ट के पार्ट्स काठियावाड़ कोस्ट गुजरात के तट को कहा जाता है, कोंकण कोस्ट दमन से गोवा के कोस्ट को, कनारा कोस्ट गोवा से मैंगलोर तक, मालाबार कोस्ट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अब ईस्ट कोस्ट के पार्ट्स कोरोमंडल तट तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तट उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। सर, इतने सारे नाम। सिंपल याद रखो, वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरल, ईस्ट कोस्ट तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक फैला है। अब जल संधि और चैनल अच्छे से समझो। ये वो पतली जगह होती है जहां से 2 बड़े वाटर बॉडीज जुड़ते हैं या लैंड को अलग करते हैं। सर, एग्जाम्पल? सबसे फेमस पाक स्ट्रेट, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। सर, और भी चैनल हैं क्या? हाँ, और भी इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। कोको चैनल कोको आइलैंड और अंडमान। ग्रेट। सर, ये तो मैप में देखने पर और क्लियर होगा। बिल्कुल, मैप प्रैक्टिस जरूर करो। ओके सर। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स, A4 साइज प्रिंटेबल नोट्स या स्क्रीन नोट्स, बोर्ड PDF कहाँ मिलेंगे, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर जो शिक्षा स्टोर टीम का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करें या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां आपको सभी तरह के नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। सर, ये टॉपिक मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इतने सारे कंट्रीज याद कैसे रहेंगे? बिल्कुल आसान है, बस एक सिंपल बात याद रखो। भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर 7 देशों से लगती है। कौन कौन से सर? ध्यान से सुनो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ओह, 7 कंट्रीज। सर, इनको याद रखने का कोई ट्रिक है? हाँ, बचपन में MBA किया। ब बांग्लादेश, च चीन, प पाकिस्तान, न नेपाल, M म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान। अब तो ये टॉपिक आसान हो गया सर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात,
एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा है। सर ये तो और मुश्किल हो गया। नहीं, बस याद रखो डिक्रीजिंग ऑर्डर। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मतलब बांग्लादेश सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान सबसे कम। बिल्कुल सही। अब एक एक कंट्री को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है सर? इस्लामाबाद। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की लेंथ है 3,323 किलोमीटर्स। सर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स का सीमा लगता है इसके साथ? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज्यादा बॉर्डर किस स्टेट का? राजस्थान। और एक इंपॉर्टेंट लाइन, रैडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है। ये लाइन 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। ओ, ये तो हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। हाँ, अब अफगानिस्तान को देखते हैं। इसकी खास बात? इंडिया की सबसे छोटी बाउंड्री इसी के साथ है, 106 किलोमीटर्स। सर बस इतनी सी? हाँ, और ये लद्दाख से लगती है। अब आते हैं चाइना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर। सर इसकी कैपिटल? बीजिंग। और बाउंड्री लेंथ 3,488 किलोमीटर्स। सर किस किस स्टेट्स के साथ सीमा लगता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और याद रखो, मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाती है। सर अरुणाचल का ओल्ड नाम क्या था? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब नेपाल। बाउंड्री 1,751 किलोमीटर्स। स्टेट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सर नेपाल से लोग बिना वीजा जा सकते हैं ना? बिल्कुल, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है फ्रेंडली रिलेशन का। अब भूटान। बाउंड्री 699 किलोमीटर्स। स्टेट्स सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब म्यांमार। बाउंड्री 1,643 किलोमीटर्स। स्टेट्स अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश। बाउंड्री 4,096.7 किलोमीटर्स, सबसे लंबी। स्टेट्स वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सर त्रिपुरा के बारे में कुछ स्पेशल? हाँ, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और एक और फैक्ट, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो 3 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना। अरुणाचल, भूटान, चाइना, म्यांमार। वाओ सर, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। हाँ, अब वाटर बाउंड्री। इंडिया 7 कंट्रीज से वाटर बॉर्डर बनाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सर ऐसा देश जो लैंड और वाटर दोनों से सीमा साझा करता है? 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब कुछ और फैक्ट को समझते हैं। इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। वर्ल्ड का 2.42%। रैंक 7th लार्जेस्ट कंट्री। सर तो इंडिया से 6 बड़ा कंट्री कौन कौन से हैं? भारत से बड़े देश क्षेत्रफल में, घटते क्रम में, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। यूटी में सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप। 2011 के जनगणना के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़। वर्ल्ड में रैंक 2nd, चीन के बाद। स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला सर? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो वहीं कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर पॉपुलेशन के आधार पर 4 सबसे बड़े देश और इंडिया में 4 सबसे बड़े स्टेट सर? जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में देश: 1 चीन, 2 भारत, 3 अमेरिका, 4 इंडोनेशिया एवं 5 ब्राजील। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में राज्य: 1 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 बिहार एवं 4 पश्चिम बंगाल। सर इतना तो समझ आ गया।
अब आप ये बता सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश 5 हैं। 1 भारत, 2 पाकिस्तान, 3 नेपाल, 4 भूटान एवं 5 बांग्लादेश। ओके सर। सर एक बात और, भारत के भीतर ऐसे राज्य भी हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है। हाँ, भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही समुद्री सीमा बनाता है। वे राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं झारखंड। समझ आ गया सर। थैंक यू सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं और फिर एक बार 2-3 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। ओके सर, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं जिससे मेरा रिवीजन हो जाएगा और सारे बच्चों का फैक्ट क्लियर हो जाएगा? हाँ पूछो। सर हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है? भारत को आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय माना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय और जलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत में विभिन्न भूभागों का प्रतिशत क्या है? पर्वतीय 10.7%, पहाड़ी 18.6%, पठारी 27.7% और मैदानी 43% है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत की जनसंख्या और विश्व में स्थान क्या है? लगभग 121 करोड़ और विश्व में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत की राजभाषा और लिपि क्या है? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य और ध्वज क्या है? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी और जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन। भारत का लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व क्या है? लिंगानुपात 943, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया चैप्टर हमने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम भारत की भौगोलिक संरचना का विकास और भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। और जब 3-4 चैप्टर अच्छे से पूरे हो जाएंगे, तब हम उन सभी चैप्टर्स का पूरा क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे, ताकि आपका रिवीजन और भी मजबूत हो जाए। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट, मटेरियल और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। धन्यवाद।